नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। डीएनए के एक मुलाकात के कार्यक्रम में हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने आम आदमी से लेकर खास आदमी बनने तक का सफ़र तय किया। जी हां, आधी सदी तक राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले गुरमुख सिंह होरा हमारे बीच में मौजूद हैं। मंडी अध्यक्ष से शुरू हुआ इनका सफ़र आज 3 बार विधायक बनने के बाद और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है। हम आज की इस मुलाकात के कार्यक्रम में जानेंगे उनके विचार, समझेंगे उनके नज़रिए को और साथ ही टटोलेंगे उनके सफ़रनामे को। बातचीत की शुरुआत करते हैं। गुरमुख सिंह जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है डीएनए के स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल आपसे ये है जी कि जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में सुनामी बह रही थी तो ऐसे क्या हालात बने जिसके चलते आप यहाँ चूक गए, जबकि आप राजनीति के पितामह माने जाते हैं? क्या कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा या बगावत ने कांग्रेस का लुटिया डुबो दिया? यहाँ ऐसे ही चलता है, राजनीति में कोई ख़ास बात नहीं है। हार जीत तो एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से कभी डरना नहीं चाहिए और जो प्रक्रिया है उस पर सदा काम करना चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा डुबा दिया, तो कोई डुबा नहीं पाता। आदमी को अगर तैरना आता है तो किसी की औकात नहीं है कि डुबा दे। ये राजनीति में हमेशा रहा है कि आप ऐसी शक्ति बनाएं कि कोई डुबाना चाहे तो ना डूबे। हमारी नैया तो 464 रोड से डूबी, मगर उसकी चिंता नहीं है। आगे भविष्य में भी जैसा होगा वैसा करेंगे। हमने कोई ज़रूरी नहीं है कि विधायक बने, क्योंकि विधायक बनना एक ठीक है, जनसेवा करने के लिए एक सहारा, मतलब एक सहारा टाइप का होता है। तो जनसेवा करने में विधायक रहे ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सन 78 से, जैसे आपने कहा, मंडी अध्यक्ष से चालू किया, बहुत सारे पद में रहा। मैं समझता हूँ 30 से 35 पदों पे मैंने काम किया और मेरा एक ही उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना, और उसका मुझे 40 साल तक के कंटिन्यू पदों में रहने का मौका मिला। एक ख़ास सवाल जो है धमतरी के आम लोगों की तरफ से है कि ये 2 जो सीटें हैं ज़िले की, कुरुद और धमतरी, ये कहीं न कहीं कांग्रेस के आला नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को परोस कर दे दिया। और फिर बात ये उठती है कि ऐसे क्या हालात बने जिसके चलते जो लोग बगावत किए थे उनको 4 महीना भी नहीं बीते थे वापस पार्टी में ले लिया गया था। वैसे इस वक्त ऐसा हुआ है कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ जैसे जोगी कांग्रेस या बीजेपी के या किसी भी दल से जो आना चाहे उसको लेने के लिए काम किया गया और उससे कांग्रेस को फ़ायदा भी मिला और कहीं नुकसान भी हो। ये तो भविष्य बताएगा इसका फ़ायदा है कि नुकसान है। अभी तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को उसका फ़ायदा है, तो ये तो भविष्य में जैसा होगा वो तो बात की बातें हैं। और कांग्रेस में लेने के लिए दरवाजे तो हमेशा कांग्रेस के खुले रहते हैं और जो बगावत करते हैं उनको भी ऊपर वाला सज़ा देता है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कहीं न कहीं आप तो मात्र 4 से 5 वोट के बीच में हारे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा यहाँ। उसकी वजह बता रहे हैं कि जो लोग गुरमुख सिंह होरा की खिलाफत किए थे या कांग्रेस पार्टी की खिलाफत किए थे, उन्हीं लोग गुरमुख सिंह के साथ जाके कांग्रेस के पक्ष में वोट मांग रहे थे। तो ऐसे में जनता कन्फ्यूज़ थी कि कौन सही था कौन गलत था। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया, भूपेश सरकार 2 साल बेमिसाल, तो आप जनता को बताएंगे कि क्या 2 साल की उनकी उपलब्धियाँ रहीं? भूपेश बघेल जी ने जिस तरीके से प्रोग्राम बनाया और जो घोषणाएँ की थी उस सभी घोषणाओं को उन्होंने पूरा करने का एक प्रयास किया है। जिस तरीके से 10-15 घोषणाएं उनकी बाकी रह गई है, क्योंकि घोषणा 5 साल का रहता है, और जिस तरीके से भूपेश बघेल ने सरकार में आते ही अपने घोषणाओं को पूरा करने का प्रयास किया है और सिर्फ 2 घंटे में किसानों को 2500 रुपया धान खरीदी की जो घोषणा की थी उस पे काम किया। कर्जा माफ़ करने की बात कही थी वो उन्होंने किया, और भी काफ़ी चीज़ों को स्टार्ट, मतलब चार्ज लेते ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए पूरे प्रदेश में एक ऐसी योजना बनाई है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था कि गोबर, घुरवा, गरवा और बारी, ये 4 जो योजनाएं बनाई है, ये चारों योजनाओं आज
लोगों को लगता है कि ये योजना बहुत अच्छी है और किसानों को इसमें काम आ रहा है। जो मज़दूर वर्ग है जिनके पास खेती नहीं है उनके लिए भी एक काम आ रही है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है वो गोबर चुनता है और वो 500-1000 रुपया रोज़ का कमाने लग गया। 2500 रुपया तो एक व्यक्ति ने कहा कि हमने 2500 रुपया एक महीने में कमाया और करीबन 93,000 इस टाइप का उन्होंने कैलकुलेशन किया। तो जो आदमी 500 या 1000 रुपये में काम करता था, 2000 में काम करता था, उसको अगर 24,000 मिलता है तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है गरीब आदमी के लिए। तो ऐसी योजनाएं जो भूपेश बघेल ने बनाई हैं उसका लाभ आज हर व्यक्ति को मिल रहा है और जो घोषणाएं की है उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि जिस तरीके से भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ को जो घोषणा है उसको पूरा कर रहे हैं और आज उसी लिए आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं और उसको तोड़ने के लिए आदरणीय मोदी जी खूब लगे हैं, तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं और नहीं मान रहे हैं। और किसानों के साथ जो हो रहा है बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा है। तो आज पूरे छत्तीसगढ़ में वो लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को किसानों को लाभ मिल रहा है वैसे प्रदेश को लाभ मिले। आपने किसानों की बात की, मेरा अगला सवाल किसानों के ऊपर होगा, लेकिन हम भूपेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि भूपेश सरकार की जो नरवा गरवा बाड़ी जो योजना है, निश्चित तौर पर हम भी देख रहे हैं उसके सकारात्मक परिणाम प्रदेश में आ रहे हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर आज तक के कांग्रेस की छवि एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी की रही है, सेकुलर पार्टी की रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ में देखने को आ रहा है कि राम गमन पथ एक कार्यक्रम बनाया गया है। ये कहीं न कहीं बताता है कि धर्म विशेष या एक संप्रदाय विशेष को से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है? जब विकास ही भूपेश सरकार का आधार है तो धर्म को सामने लाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? ऐसा है, छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता, उनका जन्म स्थल यहाँ है छत्तीसगढ़ में, और धर्म के प्रति उनका सभी समाज के लिए उनका लगाव है। आज वो हर समाज के लिए काम कर रहे हैं, हर समाज के लिए जो उनको अनुदान देना रहता है वो भी दिए हैं। तो हमारे लिए तो भगवान राम सर्व मतलब मान्य देवता के रूप में है और हर व्यक्ति मानता है। तो उनकी जो यात्रा हुई उसमें राम वन गमन का जो कार्यक्रम रखा है उसको देखने के लिए मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लोग यहाँ आएंगे और यहाँ का जो टूरिज़्म है वो भी बढ़ेगा और हमारे छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो उज्जवल होगा। निश्चित तौर पे आपके ये जो बयान है स्वागत योग्य है, लेकिन मैं दो बातों को आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जब राम मंदिर का फैसला कहीं न कहीं विलम्ब हो रहा था तो उस समय साधु संतों ने मोदी सरकार के ऊपर ये दबाव डाला था कि केंद्र चाहे तो अध्यादेश लाकर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। उस समय कांग्रेस पार्टी ने मुखरता से इसका विरोध किया कि मंदिर निर्माण का काम, धर्म विशेष का काम जो है वो सरकार का नहीं है, कोर्ट फैसला करेगी इसका। आज वही कांग्रेस पार्टी यहाँ सरकार की एक योजना बना लेती है, ये सोचनीय विषय है। और दूसरी बात जो आपने कहा, राम सबके आराध्य देव हैं, तो मैं आपको याद दिला देना चाहूँगा कि यूपीए सरकार में 2008 में अटॉर्नी जनरल ने एक एफिडेविट दिया था कि राम सेतु काल्पनिक है और राम भगवान काल्पनिक है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। आज अगर कहीं कांग्रेस भगवान राम के पास आ रही है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत करना चाहिए। मैं सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। आपने किसानों की बात की, कृषि विधेयक जो 5 जून 2020 को 3 कृषि कानून बने, उस कृषि कानून में ऐसी क्या खामियां हैं जिसके चलते कांग्रेस पार्टी उसे काला कानून करार दे रही है? सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अदानी जिस तरीके से गोडाउन बना रहे हैं, इससे किसानों को ये लगता है कि ये पहले तो स्टोर करेंगे और जब स्टोर करेंगे तो नेचुरली है शॉर्टेज होगी और कीमत बढ़ेगा। तो जहाँ 100 एकड़ की ज़मीन पे गोडाउन बनाया जा रहा है, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, नागपुर की, चाहे हमारे हरियाणा की बात हो, तो इससे बड़ा स्पष्ट लगता है कि ये कानून जो बनाया जा रहा है ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बनाया जा रहा है। इससे किसानों को लाभ नहीं होगा। जहाँ तक कि एमएसपी का जो रेट तय करने का एक कानून है,
अगर उसका फ़ायदा तभी मिलेगा कि उस रेट के अनुसार सरकार धान खरीदे। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रेट फिक्स करती है तो उसको उस अनाज को खरीदने का भी काम जो है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये दिया जा रहा है, जो रेट फिक्स है 1825 रुपये, उससे 2500 रुपये दिया जा रहा है और सरकार ने तय किया 1825 रुपये। अगर किसान का धान अगर ख़रीदना है तो उस रेट पे ख़रीदे, आप उसको ख़त्म कर देंगे तो ये व्यापारी शोषण करेंगे, कम रेट पे ख़रीदेंगे और इसको स्टोर करके दूसरों जगह सेल करेंगे। आज कांग्रेस की जो आशंका है, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि 2012 में कपिल सिब्बल ने जो कृषि विधेयक लाया था, उसका मसौदा यही था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसका आज कांग्रेस मुखरता से विरोध कर रही है। दूसरी बात जो अभी टेलीविज़न में चल रहा है, सारे मीडिया में चल रहे हैं, 7 मई 2015 को संसद में राहुल गांधी ने क्या भाषण दिया था? आप एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मुझे करेक्ट तो नॉलेज में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, मगर ये जो है जो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से स्टोर करके आपको बताया कि गोडाउन इतने बड़े बनाने की क्या आवश्यकता, और उनके गोडाउन कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद नियम बनाए जा रहे हैं, इसलिए हर किसान को इसकी आशंका है कि इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी और पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग मतलब इसको बड़ा डरे हुए हैं और उसको स्पष्ट दिख रहा है कि इस तरीके की कार्रवाई करेंगे। या तो सरकार, जो मैं समझता हूँ कि अगर एमएसपी जो आप तय कर रहे हैं उसके रेट पे धान या अनाज जो भी है, जो भी तय करते हैं उसको खरीदना चाहिए, उसको कम रेट पे नहीं बिकना चाहिए। समाज के एक वर्ग का ये भी कहना है कि ये जो कृषि कानून है, ये कृषि कानून का विरोध नहीं है, मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून का विरोध है। इसलिए है क्योंकि जो डर अभी किसानों के मन में बैठाया जा रहा है या किसानों के मन में है, CAA का जब कानून आया था तब भी यही खौफ दिखाया गया था एक संप्रदाय विशेष को, जबकि आज तक किसी की नागरिकता नहीं गई है, एक सिंगल व्यक्ति की। तो इसमें जब सरकार खुद आगे आकर कह रही है कि किसी का MSP ख़त्म नहीं किया जाएगा, निजी मंडियाँ कायम रहेगी और जो हम उस पर एक्ट बनाने के लिए तैयार हैं, तो कहीं अभी कहीं तक के चर्चा चल रही है, लिखित आश्वासन दे रहे हैं। लिखित आश्वासन से नहीं चलता भाई। आप उसको बिल पास कराइए, उसमें रिकॉर्ड में आए, वो तो समझ में आता है। मैंने लिख के दे दिया, अगर किसी मिनिस्टर ने भी लिख दिया तो उसको कानून नहीं मानते। जब तक के सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जब तक सेक्रेटरी अगर उसको नहीं लिखता तो उसको नहीं माना जाता, जब तक राज्यपाल के साइन ना हो जाए। थोड़ा जी यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि सरकार का कहना है कि इसमें जो दिक्कतें हैं, आप दिक्कतों के बारे में बताइए, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। जबकि कहीं न कहीं जो किसान संगठन जिसके पीछे सियासत भी है, उनका कहना है कि पूरे तीनों कृषि कानून वापस आना चाहिए। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह में अड़े हुए हैं, तो ऐसे में समझौते की गुंजाइश कहाँ है? देखिए, समझौता तो कहीं ना कहीं होगा, बातचीत से होगा, मगर जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहा है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। किसी किसान को अगर आत्महत्या कर रहा है तो कोई ना कोई कारण है, वहाँ 3-4 मौतें हो चुकी है। तो इस तरीके से आप चर्चा कर रहे हैं, वहाँ ठंड में लोग बाग बैठे हुए हैं और लाखों की संख्या में रह रहे हैं। तो इस तरीके से जो आप कहीं बैठे हैं, तो उसका हल निकालने के लिए सरकार को बहुत पहले से आगे आना चाहिए। जब वो देख रहे हैं कि नहीं हट रहे हैं तो आप चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आज 29 दिन तक के आप क्या कर रहे थे? हाँ, निश्चित तौर पर ये तो माना जा सकता है कि सरकार से एक बहुत बड़ी चूक हुई है कि जो किसानों से आज बात कर रहे हैं, वो ये कानून लाने के पहले उनको कहीं न कहीं भरोसे में लेना चाहिए था। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। अब हम अपने शहर की ओर, अपने ज़िले की ओर आएँ। एक प्रमुख मुद्दा है जो आए दिन अखबारों की सुर्खियाँ बटोरते रहता है, वो ये है कि लोगों का आरोप ये है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो रेत खदानों में एक आतंक और भय का जो माहौल नहीं था, वो 2 साल के भूपेश सरकार में बने और उसमें कहीं न कहीं कांग्रेसी नेताओं की संलिप्तता है। इस बारे में क्या सफाई है आपकी? ऐसा है, जो सरकार ने ऑक्शन किया था उस पर जिन लोगों ने टेंडर डाले उनको सैंक्शन हुआ। जो लोग टेंडर नहीं डाले, जिनको काम नहीं मिल रहा है,
वो इस तरीके से अफवाह उड़ाते हैं। जब एक सरकार ने फिक्स कर दिया और उसके हिसाब से टेंडर पास हो गए, नियम कानून के तहत उनको दे दिया गया, तो अब अफवाह उड़ाने से तो नहीं होगा कि आतंकित हैं। नहीं, 2-3 घटनाएं सामने भी आई है। जिला पंचायत के सदस्य के ऊपर हमला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के भी और कांग्रेस के भी जिला पंचायत के सदस्य के ऊपर हमला हुआ है। और एक विशेष बात जो है वो कांग्रेसी नेता की दबंगई का भी मामला सामने आया है। तो इस प्रकार के तो मामले सामने आ चुके हैं। तो देखिए, हर सरकार में जी दबंगी का बातें सुनते रहते हैं। यहाँ भी छोटे मोटे बात होती रहती है, और ख़ास करके पूरे छत्तीसगढ़ में एक आध दो जगह ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही है। जब पार्टी की बात नहीं करता, हर पार्टी के वर्कर होते हैं। अब वो पार्टी के वर्कर हैं और पार्टी के वर्कर कह रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ लगता नहीं, क्योंकि अभी तक के जो बातें आ रही है वो कांग्रेस कार्यकर्ता ने कोई टेंडर ऐसा लिया नहीं है, ऐसा मेरी जानकारी में है। होरा जी, आप अपनी साफ गोई से और स्पष्टवादिता के कारण बीते आधी सदी से जाने जाते हैं। उसका अंजाम क्या होता है इसकी परवाह आपने नहीं की। जो लोगों के बीच में छवि है कि गुरमुख सिंह होरा हमेशा स्पष्ट बातें बोलते हैं, भले कड़वी हो। एक बात आपसे पूछनी थी कि कांग्रेस में बीते कई दशकों से एक लाइलाज बीमारी ने घर कर गया है। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये बीमारी आज हर राजनीतिक दलों में है, लेकिन चूंकि आप कांग्रेस के कहीं न कहीं एक वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता हैं, कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि कभी माना जाता था विद्या भैया गुट, श्यामा भैया गुट, दिग्गी राजा गुट, तो कभी और गुट, तो आज कहीं न कहीं बघेल गुट, तो टीएस बाबा गुट, ऐसे ये गुटबाजी तो है, इससे इनकार नहीं कर सकते। जो कह रहे हैं वो सही बात है। आज गुटबाजी तो जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त से चली आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है कि ग्रुपबाजी ऐसा है। तो ये ग्रुपबाजी तो हर पार्टी में है, सिर्फ कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस में तो कम है। आप देखिए भाजपा में कितने गुट हैं, कितने लोग आज एक दूसरे के विरोध में बात करते हैं। कांग्रेस में छोटी मोटी बातें होती है, एक आध दो का आ जाता है, मगर कांग्रेस जो है एक होकर लड़ती है। कहीं अपन समझते हैं कि 90 की 90 हम सीट जीत जाएं, तो आज छत्तीसगढ़ में 70 सीटें हैं, 68 सीटें हम जीते थे और 70 सीट आज हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी यहाँ नहीं दिखती और एकता दिखता है, इसीलिए आज कांग्रेस 70 सीटों पे है। चलिए, आपने ऑन कैमरा तो नहीं बोला, लेकिन यह कहकर टरका दिया कि हमारी साड़ी बीजेपी की साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। होरा जी, आपने राजनीति के जो दो शाखाएं होती है, एक सत्ता और एक संगठन, सत्ता को भी आपने बखूबी निभाया है, सत्ता के दायित्व को, और संगठन के दायित्व को भी आप निभाते आ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम गुरमुख सिंह होरा को कहाँ देखें? धमतरी की जनता कहाँ देखे? क्या किसी निगम मंडल में देखें या फिर प्रदेश के उपाध्यक्ष बन के पार्टी को संगठित करते हुए देखेंगे? देखिए, ये तो हाईकमान का मामला है। मैं आज वाइस प्रेसिडेंट हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, NSY सेवा दल यूथ कांग्रेस का प्रभारी हूँ। तो मुझे जो पार्टी ने वर्क दिया है और जो वर्क मिलेगा वो करता रहूँगा। मुझको पद से कोई बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, क्योंकि मैंने 40 साल की राजनीति में इतने पदों में रहा हूँ, क्योंकि एक ज़माना था जहाँ 6-6 पोस्टों में 78, 79 में, 80 में एक साथ में अध्यक्ष रहा करता था। उसके बाद मंडी बोर्ड का, स्टेट का वाइस चेयरमैन, मेरी उम्र नहीं थी 81 में, उस वक्त मैं 81 में मंडी बोर्ड का वाइस चेयरमैन था, दिग्विजय सिंह जी अध्यक्ष थे। उसके बाद RDA का वाइस चेयरमैन रहा, मार्फेड का चेयरमैन रहा, मध्य प्रदेश में भी रहा और छत्तीसगढ़ में भी रहा। तो इस तरीके बहुत सारे पदों में रहा, तो अब पद की लालसा नहीं है। अब तो यह है कि सेवा करने का काम है, और मैं सेवा धमतरी की करता रहूँगा। धमतरी ने मुझे एक नाम दिया है, धमतरी ने एक पहचान दिया है, धमतरी के जनता ने मुझे उस पद पर बिठाया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और निश्चित ही मैं अपनी लाइफ में सोचता हूँ कि जो भी है वो धमतरी की सेवा करता रहूँगा, और हमेशा इस बात के लिए मेरा एक प्रयास रहेगा कि धमतरी के विकास के लिए हमेशा काम करूँगा।
तो ये थे गुरमुख सिंह वोहरा, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और अपने सफ़रनामे को तफसीलात से बताया, और ये भी कहा कि धमतरी मेरे लिए विधानसभा क्षेत्र नहीं है बल्कि एक परिवार है, और इस परिवार से मैं चुनाव जीतूं या दूसरा परिणाम हो, मैं जुड़ा रहूँगा करके। हम ऐसी ही शख्सियतों को लेकर आते रहेंगे आपके बीच में। एक मुलाकात के प्रोग्राम में मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते इतना कहना चाहेंगे हम कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। आप कोरोना के बचाव का उपाय अपनाते रहें, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। और एक अहम बात जो बार बार हम दोहरा रहे हैं कि कोरोना अब और ताकतवर बन करके हमला करने की फिराक में है, इसलिए आप सतर्क रहिए, अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रहिए। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी। धन्यवाद।